भारतीय अर्थव्यवस्था केवल रुपयों, चार्टों और आंकड़ों की बात नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी नौकरियों, दामों और जीवन स्तर से जुड़ी हुई है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, ईएमआई बदलती है या सरकार कोई नया टैक्स घटाती है, वही असल में अर्थशास्त्र है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, इसे कैसे मापा जाता है और ये हमारे हर प्रतियोगी परीक्षा में क्यों पूछी जाती है। वीडियो के अंत तक आपको जीडीपी, जीएनपी, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, आरबीआई की भूमिका और बैंकिंग व बाह्य क्षेत्र की पूरी समझ हो जाएगी। अर्थव्यवस्था का मतलब है किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे होता है। हर देश को सीमित संसाधनों से असीम आवश्यकताओं को पूरा करना होता है और यही प्रणाली उसकी अर्थव्यवस्था कहलाती है। दुनिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित मॉडल अपनाया। सरकार ने आधारभूत उद्योग और कल्याण की जिम्मेदारी ली, जबकि निजी क्षेत्र ने उपभोक्ता बाजारों को आगे बढ़ाया। आज भी यही मॉडल भारत की आर्थिक पहचान है। अब आइए समझते हैं हर परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी वह कुल मौद्रिक मूल्य है जो भारत की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का होता है। सिर्फ अंतिम वस्तुओं को गिना जाता है ताकि दोहरी गणना ना हो। जीडीपी निकालने के 3 तरीके हैं: उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और व्यय पद्धति। यानी सूत्र है जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तीनों तरीकों से प्राप्त परिणाम सैद्धांतिक रूप से समान होता है। लेकिन केवल जीडीपी से पूरी कहानी पूरी नहीं होती, इसीलिए इससे जुड़े कुछ और सूचक भी हैं। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल्स टू जीडीपी प्लस विदेशों से भारतीयों की कमाई माइनस भारत में विदेशियों की कमाई। एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल्स टू जीडीपी माइनस अवमूल्यन। एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल्स टू जीएनपी माइनस अवमूल्यन। मार्केट प्राइस का मतलब है कि इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं और सब्सिडी घटाई जाती है, जबकि फैक्टर कॉस्ट का अर्थ है उत्पादन में लगे कारकों, श्रम, पूंजी आदि की कुल आय। परीक्षाओं में अक्सर इन्हीं शब्दों को घुमाकर पूछा जाता है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है मौजूदा साल की कीमतों पर उत्पाद का मूल्य। रियल जीडीपी का मतलब है किसी निश्चित आधार वर्ष की कीमतों पर मूल्य जिससे मुद्रास्फीति का असर हट जाता है। उदाहरण के लिए, अगर नाम मात्र जीडीपी 10% बढ़ी और महंगाई 6% है, तो असली वृद्धि सिर्फ 4% होगी। भारत में राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, जो व्यापक स्तर पर मुद्रास्फीति दिखाता है। जीडीपी अर्थव्यवस्था का आकार बताता है, लेकिन लोगों की आय में असमानता नहीं बताता। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू जीडीपी डिवाइडेड बाय जनसंख्या। ये जीवन स्तर का औसत सूचक है। असमानता मापने के लिए गिनी गुणांक या मानव विकास सूचकांक जैसे मापदंड इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, मत्स्य, खनन आदि; द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग और निर्माण; तृतीय क्षेत्र यानी सेवाएं जैसे व्यापार, बैंकिंग, आईटी। आज सेवाएं जीडीपी का 50% से अधिक हिस्सा देती हैं, जबकि कृषि में लगभग 40% लोग कार्यरत हैं। यानी उत्पादन और रोजगार के बीच संतुलन नहीं है। इसे जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए की। हर उद्योग कच्चे माल में कुछ नया मूल्य जोड़ता है, यही मूल्य वृद्धि है। सभी क्षेत्रों का जीवीए जोड़कर, कर घटाकर और सब्सिडी घटाकर हमें जीडीपी मिलता है। सरकार जब क्षेत्रवार वृद्धि दर बताती है, वह जीवीए पर आधारित होती है। अब आते हैं मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन पर, यानी वस्तुओं और सेवाओं के दामों में लगातार वृद्धि।
थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है क्योंकि ये उत्पादन को बढ़ावा देती है, लेकिन ज्यादा महंगाई से क्रय शक्ति घट जाती है। मुख्य प्रकार हैं मांग जनित यानी डिमांड पुल, जब मांग आपूर्ति से ज्यादा हो। लागत जनित यानी कॉस्ट पुश, जब उत्पादन लागत बढ़ जाए। आयातित यानी इंपोर्टेड, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुएं महंगी हो जाएं। भारत में ये तीनों परिस्थितियां कभी न कभी रही हैं। मुद्रास्फीति मापने के लिए दो प्रमुख सूचकांक हैं। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा स्तर पर उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमतें। डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, खुदरा स्तर पर उत्पादक द्वारा चुकाई गई कीमतें। भारत में सीपीआई कंबाइंड को आधिकारिक रूप से मुद्रास्फीति के लिए उपयोग किया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी वस्तुएं शामिल होती हैं, जबकि कोर इन्फ्लेशन में खाद्य पदार्थ और ईंधन को निकाल दिया जाता है ताकि असली प्रवृत्ति दिखे। आरबीआई की मौद्रिक नीति सीपीआई कंबाइंड पर आधारित है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी औद्योगिक उत्पादन का मासिक सूचकांक है। इसमें खनन, विनिर्माण और बिजली तीनों शामिल हैं। यदि आईआईपी बढ़ता है तो उद्योगों में सुधार है, घटता है तो मंदी। इसी तरह परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई एक निजी सर्वेक्षण आधारित सूचकांक है। 50 से ऊपर का मतलब है विस्तार और 50 से नीचे का मतलब है संकुचन। अब समझते हैं सरकारी बजट। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक विवरण होता है। रसीदें दो प्रकार की होती हैं, राजस्व रसीदें यानी टैक्स और नॉन टैक्स इनकम, पूंजी रसीदें यानी उधार, विनिवेश, ऋण वापसी। व्यय भी दो प्रकार का, राजस्व व्यय यानी सैलरी, इंटरेस्ट, सब्सिडी, पूंजी व्यय यानी सड़कों, स्कूलों, भवनों पर खर्च। मुख्य घाटे, राजस्व घाटा इक्वल्स टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व रसीदें। राजकोषीय घाटा इक्वल्स टू कुल व्यय माइनस राजस्व रसीदें प्लस गैर ऋण पूंजी रसीदें। प्राथमिक घाटा इक्वल्स टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। फिस्कल डेफिसिट ये दिखाता है कि सरकार को कुल कितना उधार लेना होगा। इस पर नियंत्रण के लिए एफआरबीएम अधिनियम 2003 लागू किया गया। अब जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में। ये 1935 में स्थापित हुआ और 1949 में राष्ट्रीयकृत हुआ। आरबीआई का मुख्य कार्य है मौद्रिक नीति द्वारा मूल्य स्थिरता और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना। 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी हर 2 महीने में नीतिगत दरें तय करती है। भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% ±2% है। आरबीआई के मुख्य उपकरण हैं रेपो रेट, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट या एसडीएफ, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से अतिरिक्त धन स्वीकार करता है। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आपातकालीन रात भर के ऋण के लिए दर। बैंक रेट, दीर्घकालिक उधार के लिए दर। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों की कुल जमा का वह हिस्सा जो नकद के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है, जिस पर ब्याज नहीं मिलता। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों की जमा का वह हिस्सा जो सोने, नकद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखते हैं। ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री, जिससे तरलता नियंत्रित होती है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर आरबीआई दरें बढ़ाता है, मंदी आने पर दरें घटाता है। भारत की बैंकिंग संरचना में शीर्ष पर आरबीआई है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, छोटे वित्त बैंक और भुगतान बैंक आते हैं। हर बैंक को अपनी ऋण मात्रा का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में देना होता है, जैसे कृषि, एमएसएमई, आवास और शिक्षा। अगर कोई ऋण 90 दिन से अधिक समय तक बकाया रहता है तो वह एनपीए कहलाता है। एनपीए बढ़ने से बैंक की लाभप्रदता घट जाती है। बेसल 3 नॉर्म्स के अनुसार बैंकों को 9% से अधिक पूंजी अनुपात बनाए रखना होता है। जनधन योजना, यूपीआई और रुपे कार्ड जैसे उपायों से वित्तीय समावेशन बढ़ा है। अब बात करते हैं बाह्य क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर की।
भारत दुनिया के साथ व्यापार करता है और ये सभी लेन देन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी में दर्ज होते हैं। बीओपी के दो खाते होते हैं, करंट अकाउंट वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, निवेश से आय और एक तरफा संधारण, कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई, बाह्य ऋण और बैंकिंग पूंजी। सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि समझ ही सफलता की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद और आपके सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।